नमस्कार दोस्तों, अल्फाज डायरी बाय DS में आपका स्वागत है। आज मेरे उपन्यास का पार्ट 4 है। इसके पहले की 3 पार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप पहले उन्हें सुनिएगा, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ में आएगी। चारों ओर सांची की शादी की धूमधाम है। लड़के वाले बारात लेकर गांव में प्रवेश कर चुके हैं। सांची व नंदिनी के पिता और कुछ बड़े बुजुर्ग लोग बारात के स्वागत सत्कार में लगे हुए हैं। विजय भी इस शादी में बढ़ चढ़कर शरीक हुआ है। सांची के पिता ने विजय को खाने का सारा प्रबंध देखने की जिम्मेदारी दी है, जिसे वह बखूबी निभा रहा है। नंदिनी की माँ विजय की कार्यकुशलता से बहुत ही प्रभावित हैं। वह अपने बगल में बैठी हुई महिला से विजय की तारीफ करते हुए कहती हैं, बड़ा ही होनहार और मेहनती लड़का है और अनजान होकर भी ना ही परायापन महसूस करता है, ना ही दूसरे को करने देता है। देखो ना, शादी के कामों में ऐसा व्यस्त है जैसे लड़की का सगा भाई हो। अपनी माँ के मुँह से विजय की तारीफ सुनकर नंदिनी मन ही मन खुश होती है और सबको शरबत देकर सबसे छुपाकर एक नज़र विजय के ऊपर डालती है तो देखती है कि विजय ने ना ही कपड़े बदले हैं, ना ही मुँह हाथ धोया है। वह पसीने से लथपथ सबकी खातिरदारी में व्यस्त है। यह देख नंदिनी का मन दुखी होता है। वह जाकर सांची को यह बात बताती है। सांची नंदिनी को अपने भाई के कपड़े लाकर देती है और कहती है कि ये कपड़े विजय को पहनने के लिए दे दो। नंदिनी को वह कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। वह खुश होकर विजय के पास जाती है और उसे चिढ़ाती हुए कहती है, आज तो आप पूरे खानसामा लग रहे हैं, पसीने से लथपथ व कपड़ों में खाने के दाग। अरे जरा अपना हाल देखिए आप। अब सब काम पर विराम लगा कर जाइए और मुँह हाथ धुलकर ये कपड़े पहन लीजिए। अभी तक विजय अपने काम में ही लगा था। उसने नज़र उठाकर नंदिनी को देखा तक नहीं था, लेकिन नंदिनी के कपड़े बदलने वाली बात सुन विजय ने नंदिनी की ओर देखते हुए पूछा, पर मैं तो कपड़े लाया ही नहीं, फिर ये कपड़े? अपनी बात कहते हुए जब विजय की नज़र नंदिनी पर पड़ी तो वह नंदिनी की खूबसूरती में एक पल को खो सा गया। मेहरून कलर की चंगिया चोली में नंदिनी बला की खूबसूरत लग रही थी। विजय ने नंदिनी की तारीफ करते हुए कहा, नंदिनी जी, यह कलर आपके ऊपर बहुत जच रहा है। विजय के मुँह से पहली बार अपनी तारीफ सुनकर नंदिनी शर्मा गई और सिर नीचे कर बोली, मेरी सहेली की शादी है तो मुझे तो सुंदर लगना ही पड़ेगा। और फिर इठलाती हुई बोली, अपनी शादी में इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगूंगी। नंदिनी की बात सुन विजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई और विजय के सामने नंदिनी का दुल्हन रूप घूमने लगा, जिसमें विजय खो सा गया। उसे खोया हुआ देखकर नंदिनी ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, सपने बाद में देख लेना, अभी जाकर ये कपड़े बदल लीजिए। विजय ने मना किया तो नंदिनी ने कहा, ये सांची ने दिए हैं और पहनने के लिए कहा है, यदि आप नहीं पहनेंगे तो उसे बुरा लगेगा। आज उसकी शादी है तो उसका मन रखने के लिए पहन लीजिए। विजय ने नंदिनी से कपड़े ले लिए तो नंदिनी विजय के कान में धीरे से, इन कपड़ों में आप भी सुंदर लगेंगे कहकर मुस्कुराती हुई चली गई और विजय उसे निहारता रहा। सांची 7 फेरे ले अपनी ससुराल विदा हो गई थी और अपने पीछे नंदिनी की ज़िंदगी में एक सूनापन छोड़ गई थी। सांची व नंदिनी बचपन से पक्की सहेलियाँ थीं। अपने मन की हर बात, हर दुख सुख एक दूसरे से साझा कर लेती थीं। एक दूसरे से मिले बिना दोनों एक दिन भी नहीं रह पाती थीं। सांची की शादी होने के कारण सबसे ज़्यादा अकेलापन नंदिनी के जीवन में आ गया था, जिसे भरने के लिए नंदिनी का झुकाव विजय की ओर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। अब नंदिनी अपने मन की सारी बातें, अपने सारे सुख दुख विजय को सुनाने लगी थी। विजय उसकी बातों को न केवल सुनता बल्कि उसके सुख दुख में उसके साथ भी खड़ा रहता। सांची की शादी में सबसे ज़्यादा काम उसकी प्रिय सखी नंदिनी ने किया था।
नंदिनी ने ना रात देखी, ना ही दिन, और ना ही अपनी सेहत का ध्यान रखा। शादी की तैयारी के लिए सिर्फ 10 दिन का समय मिला था। इतने कम समय में ही घर बाहर दोनों के कार्य जैसे खरीदारी, सिलाई, रंगाई पुताई, सभी कार्य जो सांझी की शादी में नंदिनी को दिए गए, नंदिनी ने खुशी खुशी किए, बिना किसी ना नुकर के। वैसे तो नंदिनी सरपंच की बेटी थी, पर सांझी के परिवार के लिए वह सांझी की जैसी ही थी। नंदिनी ने कभी भी सरपंच की बेटी होने का दंभ सांझी को नहीं दिखाया था। दोनों की दोस्ती के कारण दोनों के परिवार वालों में भी बहुत मेलजोल था। सांझी की शादी के कार्यक्रम में विजय बहुत व्यस्त रहा, इसलिए वह अपनी डायरी में कुछ लिख नहीं पाया, जो कि वह रोज रात को लिखता था और सबसे छुपा कर रखता था। विजय क्या लिखता था, क्यों लिखता था, ये तो केवल विजय ही जानता था। सांझी की शादी के हर रस्म रिवाज को विजय बड़ी उत्सुकता से देखता। उन रस्म रिवाज को लेकर उसके मन में जो भी प्रश्न होता, वह वहाँ उपस्थित बड़े बुजुर्गों से वह सवाल पूछता और उनके दिए उत्तर को बड़े ध्यान से सुनता। उसे ऐसा करते हुए देख नंदिनी मन ही मन बहुत ही प्रसन्न थी। उसे लग रहा था कि विजय उसके कबीले में रच बस गया है, पूरे दिलो दिमाग व तन मन से। अब कबीले के लोगों को भी विजय को अपनाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। बहुत ही कम समय में विजय अनजान होते हुए भी सभी को अपना सा लगने लगा था। सांझी की शादी से निपटकर जैसे ही विजय अपनी कुटिया में आया, तो दरवाज़ा बंद कर अपने पेन कागज उठाकर तुरंत लिखने बैठ गया। विजय के मन में बहुत कुछ चल रहा था, जिसे वह शब्दों में पिरोकर अपने मनोभावों को कागज पर उकेर रहा था। विजय लिखने में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कब रात ढल गई। सुबह मुर्गी की बांग सुन विजय चौंक गया। उसे सुबह होने का एहसास हुआ तो अपने रात भर के परिश्रम को एक नज़र देखा। अब तक विजय लिखने में इतना तल्लीन था कि उसे थकावट का जरा भी एहसास न था, लेकिन जैसे ही उसे सुबह होने का पता चला, उसने देखा कि वह काफ़ी कुछ लिख चुका है, तो उसकी आंखें बोझिल होने लगी। उसका तन मन नींद के आगोश में जाने के लिए बेसब्र होने लगा। तो विजय ने अपना सारा सामान समेट एक तरफ किया और वहीं दरी पर ही लेट गया। शादी की थकावट और रात भर लिखने के कारण थके हारे विजय की तुरंत ही आंख लग गई और वह गहरी नींद में चला गया। सुबह विजय जब जागा तो देखा सूरज सर पर चढ़ आया है। इस कबीले में किसी के पास भी घड़ी नहीं थी, लेकिन विजय के पास एक हाथ घड़ी थी। दरअसल जब विजय कबीले वालों को बेहोश मिला था, तब उसके हाथ में जो घड़ी थी, उसके होश में आने पर सरदार ने उसे लौटा दी थी, जिसे वह अपनी कुटिया में ही रखता था, हाथ में पहनता नहीं था। विजय ने घड़ी में देखा 10:15 बजे थे। उसने जल्दी से अपनी कॉपी किताब समेटी और दरी को तह कर एक तरफ रखकर नदी किनारे नहाने जाने ही वाला था कि नंदिनी व अमित, सांझी का भाई, ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुलते ही नंदिनी मुस्कुराते हुए विजय से बोली, ये कुछ पकवान हैं, सांझी की शादी के, उसकी माँ ने भेजे हैं, खा लेना। और अमित की ओर इशारा करते हुए कहा, ये अपना कुर्ता लेने आया है, सांझी का भाई है, पहचान तो गए होगे। विजय नंदिनी से बोला, जी, सांझी जी की शादी में हम उनके सारे परिवार से मिल चुके हैं और सबको अच्छे से पहचानने भी लगे हैं। क्यों अमित? कहकर अमित की ओर देखते हुए विजय अमित से कहता है, मैं आपका कुर्ता शाम को खुद ले आऊँगा। काम करते हुए उसमें कुछ सब्जी वगैरह के दाग लग गए हैं। अभी नहाने के लिए नदी पर जा रहा हूँ, तो धो दूँगा, वह सुखाकर शाम तक आपको दे दूँगा। अमित ठीक है कहकर अपने घर चला जाता है। नंदिनी भी अपने घर आ जाती है। सांझी की शादी हो जाने से
नंदिनी तो जैसे घर की चारदीवारी में कैद सी हो गई थी। पहले सांझी जब तब नंदिनी के घर आ जाती थी, वह ना आ पाती कभी तो नंदिनी उसके घर चली जाती। दोनों मिलकर कभी घर की दीवारों पर चित्रकारी करती, कभी जंगल चली जाती लकड़ियाँ व फलों के लिए, कभी कभी नदी पर नहाने व कपड़े धोने के लिए चली जाती थीं। एक दूसरे के घर का अनाज दोनों साथ साथ छानती बीनती थीं, और जब कभी समय मिलता तो किस्से कहानी नाचना गाना करती रहती थीं। दोनों की ही जिंदगी एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। यदि एक बीमार पड़ जाए तो दूसरी उसकी दिलो जान से सेवा करती थी। माँ की ज़रूरत ही न पड़ती थी। सांझी के चले जाने से नंदिनी का जीवन एकदम वीरान सा हो गया था। अब उसका किसी काम में मन नहीं लगता था, फिर भी काम तो करना पड़ता था। पहले सांझी के साथ नंदिनी गांव में हर जगह घूमती फिरती रहती थी, लेकिन अब न उसकी माँ उसे अकेले जाने के लिए हाँ कहती और न नंदिनी का मन होता कहीं जाने का। दरअसल नंदिनी कभी अकेले कहीं गई नहीं थी, इसलिए कहीं भी अकेले जाने में उसे झिझक सी महसूस होती थी। सांझी की विदाई 6 माह बाद होनी थी। सांझी ने तो खुद को अपने नए जीवन में ढाल लिया था। वह नंदिनी को कुछ खास याद नहीं करती थी। सांझी के लिए सब कुछ नया नया व सुहाना था, जिसमें वह बहुत जल्दी रच बस गई थी, क्योंकि सांझी बहुत चंचल स्वभाव की थी। हर किसी से बात कर लेती और हमेशा खुश रहती व दूसरों को खुश रखती थी। आज सुबह से ही नंदिनी को बहुत कमज़ोरी सी लग रही थी और कल रात से ही सारे बदन में खुजली हो रही थी व दाने से निकल रहे थे। हल्का हल्का बुखार भी था और गला बहुत सूख रहा था। रात में नंदिनी ने अपने माँ पापा को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उसे लगा सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, पर जब सुबह पहर उससे सहा न गया तो उसने माँ को आवाज़ दी और माँ के आने पर उन्हें सारी बात बताई। माँ ने कुछ घरेलू उपचार किए, पर उनका उल्टा ही असर हुआ। वह नंदिनी को उल्टी हो गई और तेज पसीना आने लगा। यह देख नंदिनी की माँ घबरा गई व उन्होंने नंदिनी के बापू को तुरंत वैद्य को लाने के लिए भेजा। वह स्वयं नंदिनी के पास बैठकर उसे पंखा झलने लगी। वैद्य उस दिन घर पर नहीं थे, कुछ काम से दूर गांव गए हुए थे। कब तक लौटने वाले थे यह उनके परिवार की जानकारी में नहीं था। सरदार की जान थी उनकी इकलौती बेटी नंदिनी। नंदिनी को कुछ होने पर जितनी पीड़ा उसको खुद को नहीं होती थी, उतनी पीड़ा तो सरदार को होती थी। अपनी बेटी की रुग्ण हालत देख